कौन बच्चों, हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे नौका विहार पंत जी का लिखा हुआ जो गुंजन से लिए हुए जिसके अंश हैं। तो आज उसी में आगे पढ़ने के आपको बताया है कि पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे गए हैं। तो उन्होंने यहाँ पर प्रकृति का बड़ा ही अनुपम बड़ा ही सुंदर चित्रण करते हुए लिखा है। नौका से उठती जल हिलोर बढ़ती नभ के ओर छोर, कि नौका से उठती जब वो नाव पर बैठ करके जो है वो आगे की ओर जा रही है, नौका विहार करने के लिए आप बैठे हुए हैं और नाव ने जो है वो एक छोटी सी हंसनी के समान अपने बालों को खोल लिया है, अपने पंखों को फैला रही है। हिल पड़ते नभ की ओर छोर, तो जब चांदनी रात है और गंगा के जल में जब आकाश का जो है वो पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो जब उसमें नाव आगे की ओर बढ़ती है तो पानी हिलने डुलने लगता है और उसके कारण ऐसा लग रहा है कि नभ की ओर छोर जो है वो हिलने डुलने लगे हैं। आकाश जो उसमें दिख रहा है वो पूरा ये कभी दिखता है और कभी लहरों के माध्यम से बिगड़ जाता है। विस्फारित लहरों से निश्चल, और उसमें जो तारे दिखाई दे रहे हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप जो तारे हैं वो विस्फारित अपने आश्चर्यचकित होकर के अपने नेत्रों को फैला करके कुछ खोज रहे जल तारा बता कि उसी गंगा के जल में कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से अपनी चमक उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपने नेत्रों को फैला फैला कर आश्चर्य से कुछ खोज रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं। ज्योति कर जल का अंतर स्थल, इस प्रकार से उन्होंने जल के अंतर स्थल को, जल को नीचे तक प्रकाशित करके उसे कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हैं। जिनके लघुदीपों को चंचल अंचल की ओट की, जिनकी छोटे छोटे जो दीपक है, मतलब जो तारे हैं जो उसमें प्रकाशित हो रहे हैं, जो दीपकों के समान है, अंचल की ओट की जो लहर रूपी आंचल के कभी कभी ओट में हो जाते हैं, आड़ में हो जाते हैं और कभी कभी दिखाई देने लगते हैं। फिरती लहरें लुक छुप कर पल हवा चलने से लहरें बनती हैं, फिर बिगड़ जाती है, फिर बनती है, फिर बिगड़ जाती है, जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि लहरें जो है वो लुका छिपी का खेल खेल रही है, बार बार दिखती है और बार बार अदृश्य हो जाती है। सामने शुक्र की छवि झलमल पैर की पड़ी सी कल में जल, सामने जो है वो शुक्र तारा की जो छवि है वो दिखाई दे रही है, जो पैर की पड़ी सी जल में कल, जो एक सुंदर परी के समान है। शुक्र तारा बहुत चमकदार होता है और वो जल में जब दिखाई देता है, प्रतिबिंबित हो रहा होता है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो उसमें कोई सुंदर परी जो है वो तैरती हुई दिखाई दे रही है। पहले कचों में वो जल जो तारों का समूह है उसमें जो है वो ओझल हो जाती है, कभी पानी में जो है वो छिप जाती है और वो शुक्र तारा की छवि और कभी दिखाई देने लगती है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का दिखलाता मुग्धा साधक रूप। अब यहाँ पर कवि बड़ी सुंदर उपमा देते हुए कहते हैं कि उससे शुक्र तारे की छवि को देख करके ऐसा लगता है जैसे लहरों के घूंघट से झुक झुक, जिस प्रकार से कोई नायिका है जो लहरों रूपी घूंघट में छिप करके, जैसे इस प्रकार से कोई नायिका है वो बार बार अपने मुख पर सुंदर मुख पर चंद्रमा के समान सुंदर मुख पर जो है वो घूंघट कर लेती है और कभी कभी अब उसका घूंघट हट जाता है तो उसका सुंदर मुख दिखाई दे जाता है। उसी प्रकार से लहरों के घूंघट से झुक झुक, जो लहर रूपी घूंघट है उसमें जो जब आकाश दिखाई दे रहा है, तारे दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें चंद्रमा भी प्रतिबिंबित हो रहा है। तो जब लहर रूपी जो घूंघट है कभी कभी तो उसमें चंद्रमा छिप जाता है और कभी कभी दशमी का दशमी का चंद्रमा जो हल्का सा तिरछा होता है तो वो चंद्रमा जो है वो अपना तिर्यक को हल्का टेढ़ा जो है वो उसमें से दिखाई देता है। दिखलाता मुग्धा सा किसी मोहनी स्त्री के समान, किसी सुंदर स्त्री के समान जो बार बार अपने चंद्रमुख को, अपने मुख को जो चंद्रमा के समान मुख को घूंघट में छिपा लेती है, फिर हवा के कारण उसका चेहरा दिखने लगता है। उसी प्रकार से लहर रूपी घूंघट में कभी चंद्रमा दिखाई देता है और कभी हवा चलने से वो उसमें छिप जाता है। बच्चों यहाँ उपमा अलंकार है, मुख को उपमा दी गई है चंद्रमा से और चंद्रमा को यहाँ पर नायिका से उपमा दी गई है, ठीक है, इसलिए उपमा अलंकार है। में कुलूटी प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया हुआ है। जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार, और इसी तरह से जब नाव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, जब पहुंची चपला, चपला का अर्थ होता है नाव, तो जब नाव जो है वो धीरे धीरे बीच धार में पहुंच जाती है, छिप गया
किनारा था जो चांदी के समान प्रतीत हो रहा था चांदनी के कारण। तो जब नाव जो है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते बढ़ते बीच धार में पहुंच गई तो चांदी का जो चांदनी जैसा वो कबाड़ था, किनारा था, तट था, वो अदृश्य होने लगा, ओझल होने लगा। ठीक है, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष्णोवल आलिंगन करने को अधीन, जो दूर से बीच नदी से बीच धारा से देखने पर प्रतीत हो रहा था कि दो बाहों से दूरस्थ, कि दो भुजाओं के समान वो किनारा है, जो दूरस्थ तीर धारा सा कृष्ण का कोमल शरीर, जो एक नदी के किनारे जो है वो दो भुजाओं के समान है, एक दुबले पतले कोमल गंगा के शरीर की दो भुजाएं हैं, आलिंगन करने को अधीन, जो गंगा की धारा को आलिंगन करने के लिए दो भुजाएं फैली हुई हैं और आलिंगन करने को व्याकुल दिखाई दे रही हैं। अति दूर क्षितिज पर विटपवान लगती भूरेखा से अराल, और अत्यधिक दूर वहां से बीचधार से जब कवि ने देखा तो अत्यधिक दूर क्षितिज पर, क्षितिज किसको कहते हैं? क्षितिज, मतलब जहाँ पर पृथ्वी का अंत दिखाई देता है। दूर देखो तो ऐसा लगता है कि धरती और आकाश एक में मिल रहे हैं, उनका मिलन हो रहा है। तो इस प्रकार से विटपमान वृक्षों की जो माला है, मतलब एक लाइन से वृक्ष जो लगे हुए हैं, लगती भूरेखा से अराल, तो वृक्ष जो है वो आकाश की भूमियों के समान, भूरेखा, उनकी भूरेखा भूमों के समान आकाश की प्रतीत हो रही है। अपलक नभ नील नयन विशाल, आकाश जो है नील नयन, अपने नील नेत्रों से आकाश जो है वो टकटकी लगा करके, अपने विशाल नेत्रों से आकाश टकटकी लगाकर धरती की ओर देख रहा है, और किनारे किनारे लगे हुए दूर तक जो वृक्ष है वो आकाश की भूमों के समान प्रतीत हो रहे हैं। कवि ने यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से मानवीकरण किया हुआ है, बड़ा सुंदर चित्रण किया हुआ है। माटी उर्वर शिशु सा समीप सोया धारा में एक वेद उर्मिल प्रवाह कर प्रतीत। अब पहले माटी उर्वर शिशु सा, कि जिस प्रकार से किसी माता के हृदय से लग करके चिपक करके उसका शिशु जो है, उसका पुत्र जो है वो अपनी माँ से चिपक कर सकता है। सोया धारा में एक द्वीप, उसी प्रकार से गंगा की धारा में जो है लिखा हुआ, गंगा की धारा में भी एक छोटा सा द्वीप जो है वो सोता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। वो गंगा की धारा में भी एक द्वीप दिखाई दिया जो किसी माँ के पुत्र शिशु के समान लग रहा था। उर्मिल प्रवाह होकर प्रति, जब गंगा की लहरें जो है, उर्मिल मतलब लहरें, गंगा की जो तेज लहरें जो है जब आगे की ओर बढ़ती है तो उस द्वीप से टकरा करके कर प्रति, उस द्वीप से टकरा कर वापस लौट आती है। और वह कौन विकल्प, क्या विकल्प को उड़ता हर में निज विरह शोर, छाया की होगी को भी लोग। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं वह कौन विहग, कोई पक्षी उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसको देखकर कवि कहते हैं कि वह कौन विहग है, कौन पक्षी है। क्या विकल्प को कहीं ये व्याकुल चतुआ तो नहीं है जो उड़ता हरने निज विरह शोर, जो अपने विरह को हरने के लिए, निज विरह शोर को, अपने विरह को हरने के लिए उड़ रहा है। बच्चों ऐसी मान्यता है कवि समाज में, कवि संसार में ऐसी मान्यता है कि रात्रि के समय चकोर और चकोरी पक्षी जो है वो बिछुड़ जाते हैं और प्रातः काल होने पर वो दोनों मिल जाते हैं। तो ये रात्रि का समय है, तो ऐसा तो नहीं कि चकोर अपनी चकोरी से बिछुड़ गया है, इसलिए चकोर जो है वो उसको ढूंढते हुए आया है और गंगा के जल में अपनी ही परछाई को देख करके, उसको चकोरी समझ करके उड़ता हरने निज विरह शोक को समझा हो ये तो चकोरी है, और उसको खोजते खोजते अपने शोक को कम करने के लिए यहाँ पर आया है। छाया की को ही लोग, जो छाया है उसी की परछाई जल में दिखाई दे रही है, उस परछाई को देख करके उसको अपनी चकोरी समझकर यहाँ पर आया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये आपको एक उदाहरण में बताया है। बच्चे यहाँ पर कौन सा अलंकार है आप बताइए, यहाँ पे लिखा भी नहीं है। ये अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर भ्रांति उत्पन्न हुई है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग है। किसको भ्रांति उत्पन्न हुई है? चकोर नामक पक्षी को भ्रांति उत्पन्न हुई है, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, अब इसके बाद इसका ये देख लेते हैं काव्य का सौंदर्य। तो काव्य का सौंदर्य में रस छंद का प्रयोग किया गया है और छंद स्वच्छंद है, मतलब यहाँ पर कोई दोहा चौपाई
स्वच्छंद है, निर्मित स्वयं द्वारा निर्मित किया हुआ है। अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, मानवीकरण किया गया है, आरोपित किया गया है, इसलिए रूपक अलंकार में उपमा दी गई है और प्रतिमान अलंकार है, आपको बता दिया। ठीक है, भाषा संस्कृति खड़ी बोली का प्रयोग कवि ने किया हुआ है, प्रतीकात्मक शैली है, माधुर्य गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा है। इस तरह से ये जो हमने आपको पढ़ाया इस पद्य का काव्य सौंदर्य लिखा हुआ है। ओके बच्चों, आज